देख रहे हैं जन टीवी में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज हम नारी में बात करेंगे महिला सुरक्षा की, क्योंकि एक विदेशी एजेंसी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे में ये बताया गया है कि भारत महिला सुरक्षा के लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। ये एक ऑनलाइन सर्वे है और दुनिया भर के 548 जानकारों की राय से बना हुआ है। यहाँ तक कि सीरिया और अफगानिस्तान भी दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। तो आज हम सवाल ये पूछेंगे कि कब आएगी महिला सुरक्षा के दावे करने वालों को शर्म? क्या यही बाकी रह गया था जुमलों वाली सरकार में? पहले रिपोर्ट देखिए। महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं, ये तो जग जाहिर है और इसी मुद्दे पर तमाम मीडिया चर्चा और बहस भी होती रहती है। और रोजाना जिस तरह नारी अत्याचार के केसेस हमारे सामने आते हैं, उस लिहाज से ये झुटलाया भी नहीं जा सकता। हाल ही में एक विदेशी एजेंसी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने एक सर्वे किया है, जो कि ऑनलाइन सर्वे है, जिसमें महिला सुरक्षा के लिहाज से भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। अफगानिस्तान और सीरिया भारत के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं और पाकिस्तान भी छठे नंबर पर है। दुनिया भर में फैले 548 जानकारों की राय से रिपोर्ट बनी है। जानकारों ने 26 मार्च से 4 मई के बीच ऑनलाइन और फोन पर मशविरा किया। सूची में 10 में से 9 देश एशिया, मध्य पूर्व या अफ्रीका से हैं। पश्चिम देशों में केवल अमेरिका ही 10 देशों में है। वहीं जब से ये रिपोर्ट आई है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे पीएम योग पर वीडियो बनाने के लिए तो गार्डन में उंगलियों के बल खड़े हो रहे हैं, लेकिन महिला हिंसा जैसे मामलों से बच रहे हैं। हालांकि महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि सर्वे में चंद लोगों की राय ली गई, जिनकी संख्या बहुत कम है। उनकी राय के आधार पर दुनिया की राय नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि भारत के बाद रखे गए देशों में महिलाओं को बोलने तक का हक नहीं है। Based on perception and not on data. A thing which is based on only on perception and not on backed by data cannot be, you can't just take it seriously, because they have only take perception of 20 women from India, 87 people from all over Asia Pacific they have taken talked to. So I don't know which way NCW has written to them. रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो गई, खारिज भी कर दिया गया है। लेकिन आंकड़ों पर अगर जाएं तो आए दिन महिला अपराधों को देखते हुए इस रिपोर्ट को झुटलाया भी नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। विदेशी एजेंसी के सर्वे में भारत सबसे पिछड़ा हुआ नजर आया है। महिला सुरक्षा के लिहाज से दुनिया में सबसे खतरनाक देश भारत को बताया गया है। अफगानिस्तान और सीरिया भी दूसरे और तीसरे नंबर पर इस सर्वे में आते हैं। 548 जानकारों की, दुनिया भर के 548 जानकारों की राय से ये ऑनलाइन सर्वे किया गया है। 26 मार्च से 4 मई तक जानकारों का मशवरा यहाँ पर किया गया, उनकी राय ली गई, उसके बाद ये सर्वे किया गया। तो 10 में से 9 देश एशिया, मध्य पूर्व या फिर अफ्रीका से हैं और पश्चिम देशों में केवल अमेरिका ही 10 देशों में है। हालांकि अगर राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। पीएम महिलाओं के हिंसा जैसे मामलों पर गंभीर नहीं है, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही है। योग का वीडियो तो पीएम मोदी अपलोड करते हैं, वायरल करते हैं, लेकिन महिला हिंसा जैसे मामलों पर ध्यान देने का टाइम उनके पास नहीं है। और सर्वे करने वालों की आपको बता दें कि महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। महिला आयोग का कहना है कि इतनी कम लोगों की राय से हम देश की राय नहीं बना सकते, बहुत कम संख्या है। जानकारों के आधार पर पूरे देश का या फिर पूरी दुनिया का फैसला नहीं किया जा सकता। तो एक विदेशी एजेंसी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का यह सर्वे किया गया है, जिसमें भारत को महिला सुरक्षा के लिहाज से सबसे खतरनाक बताया गया है। उनका कहना है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सबसे खतरनाक देश महिला सुरक्षा के लिहाज से भारत है। और हालांकि सीरिया भी दूसरे नंबर पर आता है और अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे तो करती हैं महिला सुरक्षा के, सरकार में आने से पहले जब रैलियां होती हैं, संबोधन करते हैं, तो महिला सुरक्षा के तमाम वादे करते हैं। लेकिन जो ये सर्वे है, एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये सर्वे उन राजनीतिक पार्टियों के गाल पर तमाचा है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, क्योंकि दावे सभी करते हैं लेकिन उनको निभाता कोई नहीं है। और जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, भारत की इमेज, जो हम लोग हैं, हम लोग भारत में रहने वाले हैं, हम लोगों के सामने तो गिर ही रही है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो विदेश हैं, विदेश की एजेंसी से
जहां सर्वे किया जाता है और जहां विदेशों की महिलाएं हैं, उनकी नजरों में हमारे देश की इमेज और ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। शीला बाई बीजेपी से हैं, संगीता गर्ग कांग्रेस से और निशा सिद्धू समाज सेवी हैं, चारू गुप्ता भी समाज सेवी हैं, सुधांशु हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ इसी पैनल में जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल शीला बाई जी से होगा। शीला बाई जी, एक विदेशी एजेंसी में हमारे देश की क्या इमेज है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो सर्वे है आपने भी पढ़ लिया होगा। मुझे लगता है आपको शर्म आनी चाहिए। शीला बाई जी सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा शीला बाई जी से। मैं निशा सिद्धू के पास आऊंगी। निशा जी, एक विदेशी एजेंसी ने सर्वे किया है जिसमें हमारे भारत की क्या इमेज गिर गई है सभी को पता है, क्योंकि सर्वे सभी ने देख लिया है। अंदाजा लगा सकती हैं आप हमारे देश का कहां पहुंच गया महिला सुरक्षा के लिहाज से? निशा जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मोदी जी आए, तो उससे पूर्व उन्होंने जो करोड़ों रुपए अपने चुनावी कैंपेन पे खर्च किए थे, उसमें एक बड़ा स्लोगन था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने आके कौन से 3 के 13 कर लिए, बिल्कुल वही असर था, क्योंकि कोई इरादे मजबूत नहीं थे सिवाय जनता को भरमाने के और महिला वोटर को अपने भरोसे में लेके उनका वोट लेने के। बाकी कोई महिलाओं के लिए कोई कुछ मजबूती, कुछ ऐसा झलकता हो कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हो सरकार ने, तो वो रिपोर्ट जिसको दिल्ली के महिला आयोग ने खारिज भी किया, मुझे लगता है बिल्कुल सही है और आंकड़े भी यही बताते हैं, इसी और इशारा करते हैं कि भारत महिला एट्रोसिटी में नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। चारू जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि इसको महिला आयोग ने खारिज कर दिया है, लेकिन हम जिस आंकड़ों पर अगर जाएं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। चारू जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आंकड़ों को किस प्रकार एकत्रित किया गया है और किस किस उसको ऊपर जो है जानकारियां जिस थीम पे ली गई है, वो भी एक देखना महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरा, ये बात सही है कि महिलाओं के जो ऊपर है अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं भी ये भी बात कहना चाहूंगी कि नई नई तरह की स्कीम्स लाकर, नई नई तरह की योजनाएं लाकर और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू महिलाएं जो है आगे आने लगी हैं और अपनी शिकायतें दर्ज कराने में जो हिचकती थी, वो आज की तारीख में बिल्कुल सामने आती है और वो ये नहीं देखती कि सामने आने वाले व्यक्ति कितना प्रभावशाली है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक छोटी से 10% या 1% ही सही, वो कहीं ना कहीं न्याय के ऊपर जो है वो पूरा भरोसा करती है। नहीं, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। हमारे राजनेता जो हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और महिला सुरक्षा के लिहाज से जब महिला सुरक्षा की बातें करते हैं तो वोट बैंक साधने की, महिला वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये चीज जो है हमारे लिए बहुत ही शर्मनाकपूर्ण है और इसको देखा जाना, हम अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विदेशों में जाने की और हम बातें करते हैं कि महिलाएं हमारी अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, सेना में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन पे कहीं ना कहीं प्रभावी रोकथाम की जरूरत है। अब चूंकि रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे उजागर हो चुकी है, तो हमें वापस से अपने मन के अंदर इसको मंथन करना होगा और कोई नई सूची या नया ऑब्जर्व आने से पहले हमें अपनी जो है बिल्कुल एक जो पैमाना है इसका, उसको ठीक करते हुए अपने आप को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित मुकाम हमें अपने देश में देना होगा। शीला बाई जी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को समझने के बाद शर्म तो जरूर आ रही होगी, क्योंकि वादे आप ही की पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। काजल, इसमें शर्म
नहीं काजल, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। जिस तरह की जो भारत के प्रति विदेश में जिस तरह के माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात की है, आंकड़ों की बात करें, किस आधार पर उन्होंने किया है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करती हूँ। आपने देखा होगा यूएनओ ने कश्मीर में मानव अधिकार की जो रिपोर्ट दी थी, ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने कहा था मानव अधिकार का हनन हो रहा है वहां पर कश्मीर में, तो ऐसा वहां पर बिल्कुल जो सेना ने सामने आकर कहा कि जिस तरह से मैनिपुलेट करके ये रिपोर्ट दी जा रही है। आप इस रिपोर्ट को झूठी बता रही हैं। देखिए, मैं झूठी नहीं कह रही, लेकिन जिस तरह जो आंकड़े दिए हैं मैं उन पर उंगली उठा रही हूं, क्योंकि जितना प्रयास यहाँ के हिंदुस्तान में नारी सुरक्षा के प्रति जो किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं मानती हूं कि छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इतनी भी भयावह स्थिति नहीं है। जिस तरह की रिपोर्ट पेश करके दुनिया के सामने ये दिखाया जा रहा है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज आप देख लीजिए कि 15.25 करोड़ जो टूरिस्ट आते हैं वहां से, आज तक एक दो कोई छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो शर्मसार करने वाली हो। और जितने जहां तक मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अमेरिका की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, वहां पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार में कोई कमी नहीं है। आज भी उनको स्वयं दर्जे का वहां पर भी समझा जाता है। रिपोर्ट आई है, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर भारत को रखा गया है कि पहले नंबर पर भारत सबसे असुरक्षित देश है। और आप कह रही है कि हम नई नई योजनाएं चला रहे हैं, हम सुरक्षा के दावे कर रहे हैं, लेकिन योजनाएं चला रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार यही सुनना चाहती थी? ये जो रिपोर्ट आई यही देखना चाहती थी? नहीं, देखिए, मैं बार बार इस रिपोर्ट को डिनाई कर रही हूं। ये जिस तरह से विश्व में ये मैनिपुलेट करके जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, मैं इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूं, क्योंकि आंकड़े वो लेते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई। अरे अब एफआईआर दर्ज तो कोई भी हो सकती है, लेकिन प्रूफ कितनी हुई, यकीन नहीं करती? इसको भी तो आप देखिए ना। और कितने, मेरी बात सुनिए शीला बाई जी, आप यकीन नहीं करती इस रिपोर्ट पर, लेकिन ये रिपोर्ट देश के हर एक नागरिक ने देखी है, सभी महिलाओं ने देखी है, सारे पुरुषों ने देखी है इस रिपोर्ट को। उन पर क्या असर पड़ेगा? वो तो आपकी तरह इस पर ऐसा नहीं करेंगे कि हम भरोसा नहीं करते। सबने देखी है ये रिपोर्ट। आप झुठला सकती हैं या फिर आप मना कर सकती हैं। देखिए, बिल्कुल सबने देखी है रिपोर्ट। तो हिंदुस्तान की जनता जानती है कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। जिस तरह से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, मैंने जैसा भी आपको कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया। संगीता जी, आपके पास पूरा मौका है, पूछ लीजिए आप। देखिए काजल, मैं दो चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगी। शील जी धाबाई जी ने भी ये कहा कि स्थिति इतनी भयावह नहीं है। हाँ। तो बड़ी शर्म की बात है, ये कहते हुए इनको शर्म नहीं आई कि स्थिति इतनी भयावह नहीं है। और क्या चाहती हूँ ये कि देश की जो स्थिति है, आज विदेशों में भी देश का एक मिनट आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। आप चुप रहिए, आप अकेले बहस कर लीजिए ना। आपने कहा कि स्थिति इतनी भयावह नहीं है, आपने कहा स्थिति इतनी भयावह नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कह रहे हो स्थिति इतनी भयावह नहीं है। एक महिला होकर आप ये बात कह रही है, आप एक महिला होकर शर्म आनी चाहिए। आप जाइए, आपने पीछे नहीं बोली, आपने पीछे नहीं बोली। सुनिए काजल, या तो आप इनको चुप कराइए, इनके पीछे नहीं बोली। आपके पास आऊंगी, संगीता जी को बोलने दीजिए पहले। मेरा प्रश्न चिन्ह इस बात पर कि इन्होंने कहा भयावह नहीं है, निश्चित रूप से मेरा प्रश्न चिन्ह है कि और क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और कितनी भयावह स्थिति चाहते हैं। पहली बात मेरी ये थी कि जो मैं इसमें प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हम इनके सत्ताधारी लोगों को हम चीख कर कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नगण्य है, महिलाओं को सुरक्षा मिल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों को छुपाने की बात करती है। और आज एक जो यूके का संगठन है उसके आंकड़ों को भी फर्जी बता रही है या ये कह रही कि नहीं हम उसको नहीं मानते, तो आप किसको मानेंगे? जहां महिलाओं की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही, छोटी छोटी बच्चियों से, जहां आपने मोदी जी ने वादा किया था कि वो तो महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो आपने वादा किया था महिलाओं से, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिला। मंदसौर की घटना देख लीजिए आप, एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। फिर उन्होंने दूसरी बात कही थी कि टूरिस्ट यहाँ पर सेफ है। मुझे इस बात पर भी बड़ी हंसी आ रही थी कि अभी कुछ दिन पहले ही राजपूताना शेरेटन की घटना है कि वहां एक टूरिस्ट के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं, आपने कहा टूरिस्ट सेफ है। आए दिन
टूरिस्ट के साथ भी बदतमीजी की घटनाएं और छेड़छाड़ की घटनाएं हमारे सामने होती है, लेकिन हमें शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी चीज को मानने के बजाय या एग्री करने के बजाय उसको डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि भयावह नहीं है, टूरिस्ट सेफ है। अरे आए दिन पेपर में इस तरह की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। आप आगे कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा, कहाँ है हमारे बच्चे सेफ? मोदी जी कहा करते थे कि एक्ट नहीं एक्शन चाहिए, आज एक्शन क्यों नहीं होता? मुझे इस बात का जवाब दें कि आज एक्शन क्यों नहीं होता सिर्फ एक्ट बनाने भर से काम चलेगा? शीला भाई जी रोज एक्शन हो रहे हैं, और क्या सुनना चाहती है देखिए, पता चल जाएगा आपको। जवाब दीजिए, और क्या सुनना चाहती है सरकार? नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, पहले तो ये अपनी जो लैंग्वेज है बोलने का, जो मेरी लैंग्वेज कुछ भी गलत नहीं थी। आपने कहा स्थिति भयावह नहीं है, मेरा क्वेश्चन इस बात पर, मेरा क्वेश्चन लगा कि आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को कौन सी शर्त में डालना चाहते हैं आप? शर्त में डालना चाहते हैं आप लोग, जब आप कहते हो कि स्थिति भयावह नहीं है, आपने और किसी भयावह चाहते हैं, आपने कितनी भयावह चाहते हैं? अरे भैया जवाब ले लीजिए। संगीता जी, आपने सवाल पूछा है, शीला भाई जी जवाब। नहीं, क्या पूछा है इन्होंने? उन्होंने पूछा है और सरकार क्या सुनना चाहती है? क्वेश्चन रिपीट करिए। संगीता जी ने पूछा है, इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं, मंदसौर की घटनाएं सबने सुनी, 8 साल की नाबालिग बच्ची का रेप किया गया है, और सरकार क्या सुनना चाहती है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल बहुत शर्मनाक हैं, और जिस घटना के लिए सरकार चाहे कितने भी कानून बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। जब तक समाज आगे नहीं आएगा, आपने पहले ये कहा कि देश के विदेश में आप जिस आंकड़े प्रस्तुत किए सपोर्ट कर रही है, हम तो कह रहे हैं कि भारत की स्थिति उसको सपोर्ट कर रही है आप कश्मीर में। सपोर्ट नहीं कर रही, मैं कह रही जो आंकड़े जो हमने महिलाओं की दुर्दशा के लिए सपोर्ट कर रही है, महिलाओं की स्थिति सुधारिए, महिलाओं से निरंतर मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, आप मानने को तैयार नहीं है। आपने कहा स्थिति भयावह नहीं है, मेरा प्रश्न इस पर था, आप उसका जवाब दे रहे हैं। उस रिपोर्ट को भी कह दीजिए, वो रिपोर्ट भी सही है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कश्मीर में, इसको भी आप बोलिए कि सही है, अगर रिपोर्ट की बात आती है तो। हाँ जी, बोलिए जी। शीला भाई जी से मैंने पूछा है, वो तो कह रही है जो आंकड़े आए हैं पूरी तरह से इनको हम नहीं मान सकते, क्योंकि महिला आयोग ने खारिज कर दिया है, तो हम भी नहीं मान सकते, लेकिन जनता तो खारिज नहीं कर सकती ना, महिलाएं तो खारिज नहीं कर सकती ना। देखिए, हाँ काजल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शील जी ने कहा कि छुटपुट घटनाएं, ये छुटपुट नहीं है। ये छुटपुट एक भी बहन या बेटी अगर असुरक्षा या इनसिक्योरिटी महसूस करती है तो मुझे लगता है ये सरकार का दायित्व है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 3 साल पहले एक विदेशी महिला भारत में रिसर्च के लिए आई, उसने यहाँ इतना उसको परेशान किया गया, तब उसने बाहर जाके वो ट्रॉमा में आ गई, और जब वो डिप्रेशन से बाहर निकली तो उसने लिखा कि मैं कौन से भारत की बात करूं, उस भारत की बात करूं कि जहां के लोग मनुआर करते हैं, इज्जत करते हैं, या उस भारत की बात करूं कि जो मेरे कपड़ों के भीतर झांकना चाहते हैं, उनकी नजरें मेरा पीछा करती हैं और कहीं भी चली जाऊं वो पीछे पीछे घूमते हैं, फब्तियां कसते हैं, व्यंग करते हैं और टीका टिप्पणियां करती हैं, मैं कौन से भारत की बात करूं। उसने एक लंबा आर्टिकल इस पर लिखा। ये एक किसी महिला की बात नहीं है, हम भी अपने घरों की बेटियों को कहते हैं कि दिन छिपने से पहले अपने घर वापस आ जाना। हम अपनी बहनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहते, अपनी बेटियों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहते हैं कि कोई पुरुष उसके साथ जाए, उसका सुरक्षा गार्ड बन के जाए, ताकि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। तो हम उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। शील जी को कोई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जो भी रिपोर्ट है इसी संदर्भ में मैंने भी कहा कि ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। आप जरा आम सोसाइटी और समाज के अंदर जाके देखिए और यही स्थिति है, और अगर नहीं है तो उन माता पिताओं से पूछ लो ना, उनकी बेटियां रात को क्यों नहीं अकेले घूम सकती? क्या देश का संविधान जो अकेले मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है, जिसने एक नागरिक होने का हक दिया है?
तो हमारी बहनें भी अकेले आ जा सकती थी। और असुरक्षित है तभी हमारी बहन बेटियां रात को अकेले बाहर आती जाती नहीं है। तो उसी असुरक्षा की, उसी इनसिक्योरिटी की बात की गई है, तो उसमें शील जी को कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए और सरकार करना चाहिए कि हाँ वास्तव में रिपोर्ट जवाब दे दीजिए, क्यों हमारे देश की ये स्थिति है जी, बाहर रात में नहीं घूम सकती। शीला बाई जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्यों हमारे घर की बहन बेटियां अकेले रात को बाहर नहीं घूम सकती? क्यों उनको इस बात का डर रहता है? और हमारे देश की महिलाओं को तो छोड़िए, जो विदेशी महिलाएं, जो पर्यटक हमारे देश में आती हैं, उनको भी इस बात का डर रहता है। क्यों है ये डर आपकी सरकार के रहते? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये नहीं, मैं इस बात को मानती हूँ कि जिस तरह से मानसिक विकृति लोगों की हो रही है, जो छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, नाबालिग बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं हमें एक सामाजिक रूप से सरकार प्रयास करेगी, पुलिस भी कर रही है, कानून भी है, लेकिन इसके अलावा भी एक नागरिक जागरूकता भी बहुत आवश्यक है। हमें अपने जो अपने बच्चे हैं उनको भी संस्कारित करना पड़ेगा। हम सिर्फ लड़कियों को ही संस्कार की बात करते हैं, हमें लड़कों में भी संस्कार देना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा कि हमें किस तरह से बाहर हमें व्यवहार करना है। बाहर की लड़कियां, बेटियां, बहन बेटियां भी हमारी होगी ना, तो इसकी सरकार को भी करनी होगी ना। नहीं, सरकार तो देखिए, सरकार का काम है कानून बनाना, उसकी पालना कराना, पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, उसको सजा दिलाना, कोर्ट का काम है। शीला बाई जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी में जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, आप लोगों ने कभी जानकारी निकालने की कोशिश की है वो कितने अपराधी हैं, कितने लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, कितने लोगों पर महिलाओं की छेड़छाड़ के आरोप लगे? कभी इस बात की कोशिश की है जानकारी निकालने की? अरे वो तो देखिए, जो गृह मंत्रालय है वहां पर हर वीकली सारी रिपोर्ट आती है और आंकड़े भी आते हैं। अगर मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं खुद भी वोट नहीं करती, अगर आप आंकड़ों पर जाओगे तो आंकड़ों के हिसाब से 6% अपराध कम हुए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ मैं। आंकड़ों के हिसाब से मैं आंकड़ों के हिसाब से ही बात कर रही हूँ, आंकड़ों के हिसाब से ही बात कर रही हूँ। अपराध कम नहीं हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ, अपराध कम नहीं हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, अपराध कम नहीं हो रहा है। अपराध 2016 का मैं आपको 2016 का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। 2016 का 3,38,954 केस दर्ज किए गए हैं अपराध के। अंदाजा लगा रही हैं आप कैसे कम हो रहा है अपराध? बता दीजिए, आप मुझे बताइए, मुझे आप समझा दीजिए। शीला बाई जी, आप उसमें कितने आप मुझे पूरा विस्तार से एक बार समझा दीजिए। अपराध कैसे, कौन सी कैटेगरी में कम हो रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कम हो रहे हैं अपराध। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि इतने लाख अपराध दर्ज हुए मुकदमे, अब इस मुकदमों में कितने जो फ्रॉड मुकदमे दर्ज हुए, कितने में सजा हुई, जो फाइनल आप एफआईआर हुए, कितने में एफआईआर लगी, जब फाइनल आप उसको देखेंगे तब आपको कंपैरिजन पता चलेगा। क्योंकि आजकल झूठे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, कभी संपत्ति के लिए हो जाते हैं, कभी परिवार में हो जाते हैं, कभी दहेज के लिए हो जाते हैं, उनको भी देखिए। और मैं आज शीला बाई जी, मेरे पास मैंने आपको करीब 3.5 लाख, मैंने आपको करीब 3.5 लाख 2018 के आंकड़े मैंने आपको करीब 3.5 लाख के आंकड़े बताए, उसमें मेरे अलग-अलग लिखे हुए। दुष्कर्म के अलग हैं, छेड़छाड़ के अलग हैं, और घर की मारपीट के अलग हैं, घरेलू हिंसा के मामले अलग हैं, सारे अलग अलग लिखे हुए, सारे जोड़ के मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप जो बता रही हैं वो मैं अब आपको 2018 के रिसेंट बता रही हूँ। आप आज ही कंफर्म कर सकते हैं गृह पुलिस डिपार्टमेंट से, आपको 4 से 5%। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बाद में जवाब लूंगी। संगीता जी, क्या करें मैं केस उनमें कमी आई है। ठीक है, आपके पास बाद में आऊंगी। संगीता जी, आप मुझे ये बता दीजिए, जो राजनेताओं पर केस लगे होते हैं, कितने नेता ऐसे हैं जो कि दुष्कर्म के आरोप में फंसे होते हैं, कितने ऐसे हैं छेड़छाड़ के आरोप में फंसे होते हैं? सरकार कब करेगी ऐसी पहल अपने नेताओं की जानकारी जुटाने की और उन पर केस दर्ज करने की? क्या सरकार की पहल नहीं होनी चाहिए ये? निश्चित रूप से काजल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के जो लोग थे, अभी उनसे हम सब लोग थोड़ा बच रहे हैं कि अगर किसी पर कोई केस दर्ज है तो ऐसे नेताओं को आगे नहीं लाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनको भ्रष्टाचारी बताती है, दुराचारी बताती है, आरोपी बताती है, अपराधी बताती है, उनको अपने पाले में ले लेती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गंगा है और उसमें डुबकी लगाने भर से वो पवित्र हो जाते हैं।
कि ये उन भ्रष्टाचारियों को भी ले लेती है, आरोपियों को भी ले लेती है, दुराचारियों को भी ले लेती है और सबको ले लेती है, अपने पाले में ले लेती है। और एक भारतीय जनता पार्टी मतलब उस गंगा से भी ज्यादा पवित्र है कि इसमें डुबकी लगाने पर से वो सारे नेता शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और हम धीरे धीरे इन सब चीजों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि शील जी कह रही थी कि केस ही तो दर्ज हुए, मतलब आप कह क्या रहे हो? केस ही तो दर्ज हुए यानी कि अननेसेसरी कोई केस दर्ज कराएगा या आंकड़े बढ़ाने के लिए तो केस दर्ज कराएगा? केस दर्ज हो रहे हैं निश्चित रूप से, उसका मतलब है कि अत्याचार हो रहा है, घरेलू उत्पीड़न हो रहा है। और मैं शील जी को बताना चाहूंगी घरेलू उत्पीड़न में जो राजस्थान है वो दूसरे पायदान पर है और दुष्कर्म की घटनाओं में तीसरे पायदान, हमारा देश जो है वो तीसरे पायदान है और पायदान पर है, और घरेलू उत्पीड़न अत्याचार की घटनाओं में देश है वो दूसरे पायदान पर है। तो हमारे देश के लिए भी शर्मनाक बात है। और हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और हम ये कहें कि नहीं ये भयावह स्थिति नहीं है या शर्म की बात नहीं है, तो एक महिला होने के नाते हम सबको इन सब चीजों पर लगाम कसने हेतु सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। सिर्फ एक्ट बनाने देने भर से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन होना चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए, जागरूकता के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं इस चीज से भी डिनाई नहीं करती कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है और एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी भी कि हम ऐसे घटनाओं को देखते हुए अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी गतिविधियों को पर नजर रखें। और पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्थाएं भी इसके लिए दोषी पाई गई, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक मामला आया था कि उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं करी। तो ये जो सारी चीजें जो ये पर्दा डालने की भर की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रहती कि नहीं हम कर रहे हैं, अरे भाई कब कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेंगे इसका चारू जी। ठीक है शीला भाई जी से इसका जवाब हमने करा ना, बिल्कुल ठीक है शीला भाई जी, बाद में आऊंगी आपके पास, बाद में आऊंगी। चारू जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो दुष्कर्म के मामले आते हैं, छेड़छाड़ के मामले आते हैं लगातार, इसमें कुछ हद तक नेता भी शामिल होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं वो लोग? देखिए जो भी कुछ है ये चीजें तो बिल्कुल सामने धीरे धीरे आ ही जाती है कि किस चीज के पीछे या जो भी कोई कारण हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, उसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ है या कौन व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि उसके ऊपर एफआईआर लग जाती है, महिलाओं को पाबंद किया जाता है कि वो जाकर आगे शिकायत ना करे, अपनी शिकायत वापस ले ले, उसको फोर्स किया जाता है, तरह तरह से उसको धमकाया जाता है। तो यही कारण है कि महिलाएं जो है वो आगे आने से हिचकती है। इसके बावजूद हमारे आंकड़े सबसे ज्यादा हैं और पूरे देश के अंदर राजस्थान एक पहला प्रदेश है जिसमें इस तरह की जो आंकड़े हैं महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है उसमें वो हम राजस्थान में नंबर 1 है। दूसरी बात, एक बात और है मेरे मन में, जब कोई अच्छी बात आती है तब तो हम ये कहते हैं कि भारत के बाहर हमारी प्रशंसा हुई है। अगर उन्होंने कहा है कि मोदी जी नंबर 1 नेता है तो हम कहते हैं कि वो सर्वे अच्छा है। या राहुल गांधी जी जो है वो एक अच्छे नेता नहीं बन सकते तो हम कहते हैं वो सर्वे अच्छा है। लेकिन अगर कोई सर्वे ये आता है कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये सर्वे गलत है, ये सर्वे बेकार है, इसको सही पैमाने से नहीं किया गया। मैं कहती हूँ कि सारी बातें अच्छी है, मोदी जी भी अच्छे नेता हैं, लेकिन आकलन जो है उसका पैमाना जो है वो अपनी खुद की उसके ऊपर नहीं करना चाहिए कि हमको किस में हित हो रहा है। हमको जब हम महिलाओं की बात करें, जब हम महिला सुरक्षा की बात करें, जब हम आम जन की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी वाइज, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें इन दोनों को पीछे छोड़ करके और अपने देश की जो नारी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब मैं लूंगी शीला भाई जी से। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे अतिथि देवो भव, हमारे भारत से ही चलता है अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान को देवता माना जाता है, लेकिन जब हमारे देश में मेहमान आते हैं, जब पर्यटक आते हैं तो उनको देवी या फिर देवता नहीं माना जाता, बल्कि उनके साथ रेप किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। इस बात पर चर्चा करूंगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और शुरुआत में अब सुधांशु से करूंगी। सुधांशु, अभी आपने यहाँ पर सबको सुना,
सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना और बाकी हमारे मेहमान है सबको सुना। अभी जो चारू जी ने एक सवाल किया था कि जब विदेश से हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट आती है, जब हमारी अच्छी रिपोर्ट आती है, हमारे देश की वाहवाही होती है कि हमारे देश अच्छी रैंक में आया है, हमारे देश की मिस वर्ल्ड बनी है या मिस यूनिवर्स बनी है, उस सब के मामले में तो सरकार बहुत वाहवाही लूटती है। लेकिन जब कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें देश की कमी सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। देखिए बिल्कुल काजल, जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से जो सरकार निश्चित तौर पर मान के चलिए, अगर कोई भी सरकार होती, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो यही कहती है कि इस रिपोर्ट से हमारा मतलब जो रिपोर्ट है वो इस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद से एक ये अगर अवधारणा बना ली जाए कि पूरे भारत में जो महिलाएं हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, महिलाएं इस देश में निकल ही नहीं सकती हैं, ऐसा नहीं है। ये 548 लोगों की एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। उसमें आप अगर जब देखते हैं कि अगर इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स जो बाहर के भी जो मीडिया ग्रुप्स हैं, इंडिया से बाहर के या इंडिया के भी हैं, इस रिपोर्ट पर एक प्रश्न चिन्ह ये जरूर लगा है कि क्या 548 एक्सपर्ट्स में से कितने इंडियंस थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या वो हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्या हिंदुस्तान की आम महिला की हर समस्या को वो जान पाए, या हर बाहर जब उन्होंने ये जो रिपोर्ट बनाई है तो ये मान लेना बिल्कुल ये रिपोर्ट एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये रिपोर्ट हमें सोचने में मजबूर करती है कि आखिर हमारे लिए ऐसा सवाल उठता ही क्यों है। लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि पूरी तरह से कि हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं जब बाहर दूसरे देशों का अगर आप देखेंगे, जिस तरह से अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगी, सीरिया को देखेंगी, ईरान को देखेंगी और बहुत सारे, यूएस को भी मैं आपको बता दूं, यूएस जो कि बहुत आधुनिक देश माना जाता है, वहां भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी रेप की घटनाएं होती हैं। और जैसे मिसिसिपी वहां पे एक उनका प्रांत है, वहां तो जो रेपिस्ट होता है उसको यह अधिकार होता है कि वो उस बच्चे पर पेरेंटल लॉ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप देखिए हर तरह का वो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को समझना चाहिए कि अगर ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो सरकार उसको आत्मसात करे और ये समझे कि हमें आगे इस तरह से ये जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, या रेप्स की घटनाएं हैं या छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, इस पर कैसे लॉ बनाया जाए, इसको समझना होगा। क्योंकि सरकार जब भी सत्ता में आती है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, तो वो ये बात महिला सुरक्षा के नाम पे बहुत बड़े बड़े वादे करके आती है, और अगर इनको नहीं पूरा किया जाता तो निश्चित तौर पर मानिए कि आने वाला समय उसके लिए मुश्किलों भरा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब सरकार जो भी आती है तो महिला सुरक्षा के दावे करती ही करती है। संगीता जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह की रिपोर्ट अब बीजेपी की सरकार में आई है, अगर ये आपकी सरकार में आती तो आपका रिएक्शन क्या होता? संगीता जी। देखिए, सुधांशु जी ने एक बात कही और कि हमें कोई भी अच्छी और बुरी चीज दोनों ही अगर किसी रिपोर्ट में या सर्वे में प्रतिलक्षित होती है तो हमें आत्मसात कर लेनी चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए। हाँ। या उनको दूर करने हेतु ऐसे भरसक प्रयास हमें करने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहा जाता है कि हाँ, ये बात चारू जी बिल्कुल सही कह रही थी कि ये कहा जाए कि मोदी जी नंबर 1 नेता है तो बड़ी वाहवाही लूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हाँ, हमारे मोदी जी को देखो सर्वे में नंबर 1 नेता बताया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि यहाँ बैठी है और वो ये कह रही कि हम इस सर्वे को नहीं मानते। ये कहती महिला आयोग इस सर्वे को नहीं मानता। तो महिला आयोग है किसका? महिला आयोग में जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो है किसके? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये वो दोगले लोग हैं जो जिनका चरित्र और चेहरा दोगला है। ये किसी चीज के लिए हाँ और किसी चीज के लिए ना कहने में बिल्कुल हिचकते नहीं है। अब इन्होंने कह दिया कि हम इस सर्वे को नहीं मानते, हम आंकड़ों को नहीं मानते। अरे भाई, आप काम करिए ना, आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने ही वादा किया था महिलाओं से और महिलाओं के वोट आपने बटोरे, महिलाओं को सपना दिखाया, महिलाओं को सपना दिखाया। वो संगीता जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपकी सरकार होती तो आपका रिएक्शन क्या होता इस रिपोर्ट के मामले में? देखिए, मैंने आपको काजल जैसे पहले बताया कि इस तरह का सर्वे कहीं आता है तो हमें उसको एग्री करते हुए उस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए और ऐसे भरसक प्रयास करने होंगे जिसके तहत हम महिलाओं को पुख्ता सुरक्षा दे पाए। ये होना चाहिए। हम ये कहते कि नहीं, हम नहीं मानते, तो कहाँ हमारी छवि, देश की छवि विदेशों में भी आज खराब हो रही है। तो क्यों हो रही है? और आए दिन हो रहे हैं ना ऐसे मामले, आए दिन हो रहे हैं, हमारे सामने हो रहे हैं।
हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं हो रहे। अभी मंदसौर की घटनाओं ने दिल दहला देने वाली मंदसौर की घटनाएं, उससे पहले उन्नाव में हुई, कठुआ में हुई, बहुत सारी घटनाएं कहाँ नहीं हो रही। अभी बाड़मेर में हुई है, 7 साल की बच्ची से रेप हुआ है, बाड़मेर में हुआ है। तो आए दिन हमारे सामने ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि भारतीय संस्कृति को लज्जित होना पड़ रहा है, शर्मसार होना पड़ रहा है। जहां छोटी छोटी कन्याओं को पूजा जाता था, आज वो कन्या उन दरिंदों के हाथों पता नहीं कुचली जा रही है। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए उन पर कठोर कार्रवाई के पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, कानून को भी कठोर होना पड़ेगा, पुलिस कार्यवाही तुरंत हो। हमें ऐसे असामाजिक तत्वों की छानबीन करके इस तरह से उनको ये करना पड़ेगा कि इस तरह के हालात फिर ना उपजे। अब ये कह रहे हमने एक्ट बना दिया, अरे भाई हम भी कह रहे हैं आपने एक्ट बना दिया, लेकिन मैं मोदी जी की उसी बात को फिर दोहराना चाहूंगी कि मोदी जी ऐसे कहते हैं कि एक्ट में एक्शन चाहिए। आप बार बार निर्भया कांड का नाम लेंगे, लेकिन निर्भया कांड के बाद भी कितना काम हुआ था शील जी? निर्भया फंड हमने बनाया था ना, निर्भया फंड भी आज लंबित पड़ा है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँ शील जी कि आप कह रहे कि निर्भया फंड भी आज लंबित पड़ा है, तो आपको ये सोचना होगा कि हमने निर्भया फंड भी बनाया था, आपने क्या करा? वो फंड भी आज लंबित पड़ा है, क्यों नहीं उस फंड को काम में लिया गया? अरे आज आप ये देखिए, उस बात 2012-13 के बाद में आप देखिए कि आंकड़े किस कदर बड़े हैं, एकदम से बड़े हैं। आप उस पर क्यों नहीं नजर डालते? मैं पूरे देश की बात करना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी एमपी में है, वहाँ के हालात खराब है, यूपी में है, वहाँ के हालात खराब है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, चारों स्टेट में। जी संगीता जी, आंकड़े तो लगातार आपकी सरकार में भी बढ़ रहे थे। हाँ, आंकड़े तो लगातार आपकी सरकार में भी बढ़ रहे थे। देखिए काजल, देखिए काजल, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको भी जानकारी होगी और आप भी देख पाएंगे कि जिस भयावह रूप जो आज लिया है, पिछले 4 सालों में जो रूप लिया है, ये कभी नहीं था। आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हम बार-बार क्यों कह रहे हैं कि आंकड़े बड़े हैं? अभी आप भी कह रहे थे काजल, आपने खुद इस बात को कहा, आप बीच में क्यों बोलती हैं? मुझे समझ नहीं आता, जब मैं बोलती हूँ आप बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलती। जाने दीजिए ना, बात लोगों तक जाने दीजिए। काजल देखिए, मैंने आपको कहा कि उस वक्त क्या आंकड़े थे और आज क्या आंकड़े, आप तुलना कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस अनुपात में कितने आंकड़े बढ़े हैं। और आप खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं और आपने भी कहा कि आंकड़े बढ़े हैं, तो मैं तो कह रही हूँ कि आप उन आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और हम इस बात को भी फिर दोहराने से नहीं सकते कि आपने तो वादा किया था ना, आपने तो वादा किया था महिलाओं को सुरक्षा देने का, क्या हुआ महिला सुरक्षा का? शीला भाई जी जवाब दे दीजिए। आरोप लग रहे हैं आपके कि लगातार जो 4 सालों में जितने आंकड़े बढ़े हैं, 4 सालों में जितने अपराध बढ़े हैं, और छोटी छोटी घटनाएं जिनको छोटी छोटी कहा जा रहा है उनको छोटी छोटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर 8 साल की बच्ची से रेप होता है वो कोई छोटा मामला नहीं है, अगर 5 साल की बच्ची से रेप होता है तो वो कोई छोटा मामला नहीं है। और अगर इस तरह की मामलों से भारत का स्तर निचला नहीं जाएगा, तो निचले स्तर पर भारत नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए ये बात सही है कि जिस तरह से मानसिक विकृतता लोगों में बढ़ रही है, जिस तरह से रेप हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं और जो घरेलू हिंसा हो रही है, ये वाकई में चिंता का विषय है। मैं आपको रिपोर्ट पे फिर ये कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा, खुद ने आपने देखा होगा कि जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो क्या दिखाते हैं कि जहाँ पर भूखा इतना गरीब बच्चे की फोटो लेंगे, आप उसकी नहीं लेते कि जहाँ पर एक संपन्न परिवार है। आप ऐसे गांव की स्थिति दिखाते हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है। तो ये मैसेज तो विदेशों में जिस तरह से जाता है तो उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। क्या भारत वैसा ही है? तो बिजली पानी क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं जो बताते हैं ना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए कि वहाँ पर हिंसा के मामले नहीं होते क्या? शीलदा भाई जी, एक सवाल आप पर संगीता जी ने खड़ा किया था कि 4 सालों में लगातार जो अपराध का आंकड़ा है लगातार बढ़ा है, इस बात से इत्तेफाक रखती है, हाँ या ना? नहीं, देखिए मैं फिर वही आंकड़ों की बात कर रही हूँ। अब 4 साल में पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ गई, तो वो आंकड़े भी बढ़े। इनके टाइम में जिस हिसाब से पॉपुलेशन थी, इनके भी आप तुलना करके देख लीजिए। इनके 10 साल के शासन में अच्छा इन्होंने इनके समय में आंकड़े नहीं थे। आप मानती है इस बात को? मतलब आप मानती हैं कि अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है आपकी सरकार में? आप मानती है इस बात को? वो तो एग्री कर रही है, आंकड़ों को एग्री कर रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आंकड़े बढ़ गए जिस तरह से अभी आपने जो बाबाओं के जो केस आ रहे हैं, अभियान चलाने के बाद, अरे एमपी में आपने बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, राज्य मंत्री का दर्जा राज्य मंत्री बना दिया एमपी में।
बेटियां सुरक्षित हैं। अभियान बड़े बड़े आप ही चलाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आप ही चलाती है, फिर भी आप ही की सरकार में बेटियां सुरक्षित। आप खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं, सवाल कैसे नहीं उठाएंगे विपक्ष? नहीं देखिए, बेटी सुरक्षित तो नहीं, आप ये मुझे बता दीजिए 50-70 सालों में बेटी कब सुरक्षित थी? पहले इतने साल में इनके में था क्या? इनके में होते नहीं थे? आपने इनके समय में कोई उत्पीड़न नहीं होता थे क्या? इनके समय में रेप नहीं होते थे? मैं मानती हो रही, लेकिन सरकार आज जिस तरह से मुखर होकर लोग सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? जी, भारतीय जनता पार्टी ने बच्चियों को आप होते नहीं थे तो लगाम लगाने की जिम्मेदारी लगाना नहीं चाहते क्या? आप पकड़े जा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस किसने दिया? आप इस बात को मानती हो रिपोर्ट भी सच है? हाँ, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी नहीं बन गई है। 548 जानकारों की राय के बाद उस रिपोर्ट को बनाया गया है, और जिन जानकारों ने उसमें राय दी है वो कोई ऐसे ही नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो दिमाग उसमें लगाया गया होगा। हाँ, भारत के बारे में कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया गया होगा। देखिए, मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानती। सुधांशु जी ने भी कहा कि इस रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह है, कौन लोग थे और कितने लोगों ने ये करी है, इसके अगर आप इस रिपोर्ट को सही मानते हैं तो फिर आप, काजल जी, आप खुद बता दीजिए, उन्होंने जो वहां से यूएनए से रिपोर्ट आई थी कि वहां कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या वो रिपोर्ट सही है? उसमें आप एग्री करेंगी? उसको तो खारिज कर दिया गया है। प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप इस रिपोर्ट पे एग्री करेंगी? दिया गया है, उसको भी खारिज कर दिया गया है, उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जैसा इसको आप इसको मानती है? ये रिपोर्ट सही है? जैसे इसको खारिज किया है उसको भी खारिज किया गया है, और आपने ये बात स्वीकारी है अभी कि आपकी 4 सालों की सरकार में अपराध बढ़े हैं, स्वीकारी की नहीं? संगीता जी ने भी सवाल किया। काजल, मैंने नहीं कहा, काजल ये बात कर रही है कि यूके की रिपोर्ट है। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि एनसीआरबी, जवाब दीजिए क्या पहले संगीता जी से पूछ लूं, आऊंगी आपके पास। जी बोलिए। काजल, शील जी कह रही है कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानती, ठीक है, आप मत मानिए, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो देश की संवैधानिक संस्था है एनसीआरबी, देखिए शील जी अब एक बार चुप हो जाइए ना। मैं कह रही हूँ कि आपने उस रिपोर्ट को नहीं माना, ठीक है, आप नहीं मान रहे, लेकिन जो देश की संवैधानिक संस्था है एनसीआरबी के आंकड़ों को भी क्या आप नकारेंगी? जब हमारे देश की संस्था ने ये कहा है, एक संवैधानिक संस्था ने ये कहा है कि दिनों दिन महिला उत्पीड़न अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारे देश को घरेलू हिंसा में दूसरे पायदान पर दिखाया गया है, दुष्कर्म की घटनाओं में तीसरे पायदान पर दिखाया गया है, तो क्या आप हमारे देश की संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगी? इस बात का आप जवाब दें। आप कह रहे कि यूके के संगठन की मैं नहीं मानती, आप नहीं माने, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, उसकी बात है, क्योंकि वो ये, लेकिन आप अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं की, आप अपने देश की संवैधानिक संस्था की, जी मैं आप बीच में मत बोला कीजिए, आप बहुत दीजिएगा। जी मैंने कहा हमारे देश की संवैधानिक संस्था है एनसीआरबी के आंकड़ों को भी क्या आप नकारेंगी? जवाब दे दीजिए। मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हो कि हम नहीं मानते, अरे भाई आप उसको नहीं मानते, आप देश की संस्था को नहीं मानते, आप मानते किसको? सिर्फ अपने आंकड़ों को या सिर्फ अपनी बताई हुई बातों को मानेंगे? हमारे यहाँ पर जो आंकड़े रजिस्टर्ड है, जो वहाँ से ऑथेंटिक आते हैं, उनको मानती हूँ मैं। तो मैंने यही कहा ना, एनसीआरबी के आंकड़े भी तो यही कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं में भी इजाफा हुआ है, हमारा देश दूसरे पायदान पर है, और ये राजस्थान दूसरे पायदान पर, दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान तीसरे पायदान पर है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? जी निशा जी, क्या रिएक्शन है आपका शीलदा बाई जी की बातों को सुनकर? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से नकारने से कुछ होगा नहीं। जब कोई एजेंसी ये कहती है कि देश भारत सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज के टूरिस्ट भारत में आती हैं, खासतौर पे महिला टूरिस्ट आती हैं, यदि कोई भी घटना भारत के अंदर उनके साथ होती है या व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो वो अपनी एम्बेसी को और दूतावास को सूचित करते हैं। एक फीडबैक वहां से भी जाता है, वो जिस डिपार्टमेंट के थ्रू आते हैं वहां पे भी उनका फीडबैक दिया जाता है, यहाँ पे भी जो घटना होती है वो भी कहीं ना कहीं दर्ज होती है। तो ये कोई किसी एक व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं हो सकती, और हमको इसको खुले दिल से स्वीकार करना होगा, और हमको ये भी कहना होगा कि हम अपने देश के अंदर कैसे स्थितियों में सुधार लाएं।
उस पे काम करना होगा। एक बात और, शील जी कहती हैं कि इनका भारतीय जनता पार्टी जो है उनका चूंकि केंद्र में भी राज है, सत्ता में भी राज्यों में भी है, मोर देन स्टेट जो है उनमें बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है। तो भाई और ये भी दावा कर भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा करते हैं कि देश की वो सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी होंगे। तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को ही संवेदनशील बना ले ताकि समाज सोसाइटी के मत्थे हर बार ऐसी बातें मर दी जाती है कि समाज सुधरेगा, समाज के अंदर ये होता है, समाज को ठीक से काम करना चाहिए, सामाजिक जागरूकता आनी चाहिए। तो वो जागरूकता उसके माध्यम से क्यों नहीं लाई जाती? वो वॉलंटियर, वो कार्यकर्ता, वो भी तो कुछ काम करे ना। तो कोई रणनीति तो हो, कोई स्ट्रेटेजी तो हो, खाली बहस से कुछ होगा नहीं। लेकिन ये तथ्य है, असुरक्षा तो है, ये सच है और हम भी लोगों के बीच में ही जाते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल पता है। सुधांशु की बात से, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि हाँ ठीक है, हर वक्त जो दिखता है वो ऐसा नहीं है। हम दिन में बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पे चले जाइए, आपको भीड़ भाड़ में, आप लोकल बस में सफर करके देखिए ना, जरा औरतों से पूछिए, लड़कियों से पूछिए, मुंह दूसरी तरफ होता है, चिकोटी उधर से काटी जाती है, बस का डंडा पकड़ा तो डंडे से पे हाथ दबाया जाता, नीचे से पैर दबाया जाता। हमारी बेटियां कहाँ बात करेंगी, हमारी बहनें कहाँ सुरक्षित हैं? तो वो बातों को इग्नोर नहीं किया जाता। गंदी गाली देके महिला के कान के पास आके पूछेंगे ये फलाने नगर में जाएगी, कि बेटियों से जरा जाके पूछिए, वो बेटियां अपने घरों में भी ये बात नहीं बता पाती क्योंकि उनका बाहर निकलना बंद होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई छूटती है। जरा उस संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है वही स्ट्रेटेजी प्लान करने की आवश्यकता है। शीलाबाई जी जवाब दे दीजिए, जितनी बातें अभी निशा जी ने आप पर सवाल खड़े किए हैं उसका सबका जवाब दे दीजिए। कोई ना कोई ऐसा प्लान। सरकार की बात है जो हाँ बिल्कुल काजल, जो काम सरकार का है सरकार कर रही है, जो काम पुलिस का है वो पुलिस कर रही है। सरकार ने लॉज भी बना दिए, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया और फास्ट ट्रैक भी बनाने की अभी घोषणा भी हुई कि हर जिले में फास्ट ट्रैक बने और 6 महीने के अंदर जो है सारी कार्यवाही होके सजा हो जानी चाहिए। अगर फांसी है तो उसको फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन 2 पहिए जो मैं कह रही हूँ, 2 पैरेलल जो पहिए वो सरकार के साथ में समाज में डर नहीं है, दूसरे पहिए को भी साथ चले बिना। देखिए जब तक जो बातें आपने कही वो ठीक है, आपके हिसाब से शायद ठीक होंगी, लेकिन लोगों के दिमाग में डर नहीं है। फिर भी डर कैसे आएगा? कानून का डर तो है नहीं। डर आएगा कानून बनाने से, सख्त कानून बनाने। जब तक कोई किसी को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक एक नजीर नहीं बनेगा। जो 2 एक उदाहरण जैसे मैंने बताया था, आशाराम बापू का आया, या अभी दाती का जो चल रहा है, या वो राम रहीम के जो दुराचारी जो लोग थे उनको जिस तरह से सजा मिली है एक नजीर है। और मैं समझती हूँ कि जिस दिन कोर्ट 5-10 लोगों ऐसे लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ा देगा तब तक ये नजीर नहीं होगा। भय तभी पैदा होगा। लेकिन लोगों के दिमाग में कानून का डर फिर भी नहीं है चारू जी। ठीक है, लेकिन लोगों के दिमाग में कानून का डर फिर भी नहीं है। चारू जी आप मुझे ये बता दीजिए, रावण का नाम सभी ने सुना होगा। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगी। रावण का नाम सभी ने सुना होगा। वो सीता को चुरा कर लेकर गया था, लेकिन सीता की स्वीकृति के बिना रावण ने सीता को हाथ भी नहीं लगाया था। तो वो असुर था रावण। लेकिन आज के जो मानव हैं ये क्या असुर से भी ज्यादा गिर गए हैं? देखिए काजल जी, ये तो कलयुग है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है। शब्द ही नहीं है मुझे कहने के लिए। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कई बार जैसा भी शील जी ने कहा कि सरकार कर रही है, कोर्ट कर रही है, पुलिस कर रही है, सब काम कर रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं 2 बेटों की माँ हूं तो क्या मैं उनको संस्कार नहीं दे रही हूँ? क्या मैं उनको सिखा नहीं रही हूँ कि बहन भी होती है, लड़की माँ भी होती है और पत्नी होती है वो एक अलग होती है, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। वो सब चीजों की शिक्षा तो हर माँ दे रही है। आज कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा रेपिस्ट कहलाए, तो वो भी हम दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो अभी निशा सिद्धू जी ने कही थी वो बहुत अच्छी थी कि जिस पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं, अगर वो बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ जो योजना है सरकार की, और उसके अंदर केवल जन जागरण, केवल स्वयं विदाउट एनी पॉलिटिक्स किए, बिना उसमें कोई फाइनेंशियल उसके लिए अगर जन जागरण कर दे तो ही मैं तो ये समझती हूँ निशा जी का भी शायद यही मानना होगा कि इस तरह की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। और दूसरी बात, हम इतने समय से महिलाएं मांग कर रही हैं कि नशाबंदी होनी चाहिए,
जो खुलेआम जो जिस तरीके से ये क्या कहते हैं शराब की दुकानें दूध की डेयरियों से ज्यादा गली गली के अंदर पाई जाती हैं, जब तक इस तरह की दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा, लोगों की जो जेपिस्ट की कोई उम्र नहीं है, वो 16 साल का 14 साल के लड़के से लेकर 70 साल का व्यक्ति भी है। तो क्या संस्कारों की भी कमी? काजल एक बात कहना चाहती हूँ, संस्कारों की कमी नहीं है, संस्कारों की कमी नहीं है, भारत सबसे ज्यादा संस्कारशील है, बिल्कुल। लेकिन जब वो काजल मैं जवाब देती हूँ, अब संस्कारों की बात हो रही है। जब एक बेटी अपने बाप से सुरक्षित नहीं है, अपने भाई से सुरक्षित नहीं है, तो ये कहाँ का संस्कार? क्योंकि बाप शराब पी के इतना अंधा हो जाता है कि उसको दिखाई नहीं देता कि वो उसकी बेटी है या पत्नी है। इसमें कौन करेगा, कौन लगाम लगाएगा इन बातों को? बेटी कैसे सुरक्षित होगी? इसीलिए शील जी, इसीलिए हम काफी समय से कई संगठन आंदोलन करते आ रहे हैं कि शराब के ऊपर लगाम लगनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा व्यसन है जिसमें आदमी को बकरी और भैंस या गाय या उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो केवल अंधा हो जाता है। उसकी बेटी है या उसकी पत्नी है, वो कहीं सोचने के उसमें नहीं रहता। अच्छा, नशे की दुकानें कैसे चलती है? नशे की दुकानों को भी तो शीलदाबाई जी नशे की दुकानें कहाँ से चलती है? इनको भी तो कहीं ना कहीं से लाइसेंस ही मिलता है ना शीलदाबाई जी? सरकार देती है। देखिए इसको इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि सरकार का जो बहुत सारा एक हिस्सा रेवेन्यू का शराब से आता है, ये बंद नहीं हो सकती। और लेकिन हाँ, इतना जरूर सरकार ने किया कि 500 मीटर पर दुकानें उनको बंद कर दिया जाए, या जनता से सामने जब कोई शराब की दुकान खुलती है तो वहाँ कॉलोनी से वोटिंग कराई जाती है, उसकी परमिशन के बाद ही वहाँ पर दुकान खुलती है, और अगर वहाँ की कॉलोनी के लोग शिकायत करते हैं तो वो बंद भी होती है। तो अपने आपको भी घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा शीलदाबाई जी, मेरा अच्छी चीज है, बुरी चीज है, ये खुद को सोचना पड़ेगा। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। जो ये हमारे पास विदेशी रिपोर्ट आई है, ठीक है, भारत का निचला स्तर हमें देखने को मिला है, सबसे खतरनाक महिला सुरक्षा के लिहाज से भारत को बताया गया है। तो क्या ऐसी कोशिश की जाएगी, क्या ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिससे कि हमारे भारत पर जो ये दाग लगा है ये हट सके? भारत को बताया गया है कि यहाँ पर ना ही देशी महिलाएं सुरक्षित है और ना ही विदेशी महिलाएं सुरक्षित है, ये दाग कैसे हटेगा? नहीं, देखिए ये कोई दाग नहीं है, मैं आपको फिर अच्छा, ये दाग नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है। सरकार, ये देखिए सरकार, भारत निचले स्तर पर पहुंच गया, सबसे खतरनाक देश भारत को बताया गया। ये दाग नहीं है भारत पर, देश पर दाग नहीं है ये। भारत में आने से विदेशी महिलाएं डरती हैं, बार-बार भारत में आने से विदेशी महिलाएं भारत में आने से डरते हैं, ये दाग नहीं है। नहीं देखिए, अगर डरते हो तो नहीं, राजस्थान की बात बता दी, 15.25 करोड़ 11% ठीक है टूरिस्ट ज्यादा आए। अगर इतना ही असुरक्षित होता तो आज यहाँ पर जयपुर में जितने लोग जो आ रहे हैं, जयपुर खाली बड़ा होता। लेकिन चाहे जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे सामने आई, या फिर अगर रिपोर्ट आप ना माने ठीक है, लेकिन आंकड़े हमारे पास हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं और कई ऐसे हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि अपराध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय की कमी है, तो जैसे कि ये रिपोर्ट आई है, विदेशी रिपोर्ट हमारे सामने आई है और हमने इस रिपोर्ट को यहाँ पर मेहमानों के सामने रखा, लेकिन सत्ता पक्ष इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मान सकते, हमारा देश खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, चाहे वो किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स की आंकड़े हो, अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस अपराध को कम करने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।